वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे ही आप बाकी वीडियोस कंप्लीट कर रहे हो, इस वाली वीडियो को भी कंप्लीट करो, अपने नोट्स को लिखो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ये करंट अफेयर्स की आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है, राइट? तो आप लोग चाहो तो ये वाली पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। आपको वैसे तो वीडियो फ्री मिलेगी पर पीडीएफ पेड रहेगी, और साथ ही साथ आप ये टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इजीली, आपकी इच्छा है। ठीक है भाई, से अपडेट्स मिल जाती हैं और कुछ नहीं है। बाकी देखो, हम आर्टिकल्स अपने 5 कंप्लीट करेंगे ही, मजा आएगा पढ़ने में। यूएनएससी में चेंज लाने के लिए G4 ने प्रपोजल दिया है, उसको पढ़ेंगे। 2023 में मीथेन एमिशंस के बारे में, क्योंकि 2023 में आंकड़ा आ गया ना कि मीथेन में क्या एमिशंस हुए। स्टेट डेवलपमेंट, ई वेस्ट और एलिफेंट ट्रांसफर्स, ये मेन 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बढ़िया से समझते हैं, आ जाओ। देखो भाई, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आप पहले मेरी बात सुनो, इसको छोड़ दो जो लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आप मेरी बात सुनो और समझो, फिर मैं बताती हूँ क्या है। देखो, हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन। 193 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी इसका पार्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाई गई। यूएन में 6 आते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है, जो एक्चुअली में मुख्य अंग, ठीक है, ये यूएन को बनाते हैं। इस यूएन में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अब ये सुरक्षा परिषद जो होती है ना, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? 5, जिनके पास क्या पावर है? वीटो की। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं भाई? इसमें एक तो देखो, याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगी, आप वैसे याद कर लो भाई। इसमें तो एक फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है। याद करने का तरीका कि भाई कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है, वो आप ऐसे याद कर सकते हो। केयर फ्री, सी से चाइना, ए फॉर अमेरिका, आर से रशिया, ई फॉर इंग्लैंड, फ्री से फ्रांस। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। ठीक है। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि पीस और सिक्योरिटी देखती है पूरे वर्ल्ड में, ये इसमें बोला जा रहा है कि भाई अब चेंजेस लेके आओ। इसमें इन 5 कंट्रीज को आपने वीटो पावर दे रखी है, पूरे वर्ल्ड की सारी पावर्स, इनमें अब चेंजेस लेके आओ। तो इसमें अलग से ग्रुपिंग बन गई है G4, जिसमें इंडिया है, जो कहते हैं कि भाई हमें इन 5 मेंबर्स में शामिल होना है। ये 5 मेंबर्स कहलाते हैं P5 परमानेंट 5, जो कि हमेशा ही रहेंगे। इस P5 में G4 ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज को शामिल करना है। कौन सी ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है? ब्राजील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ शामिल हो रहे हैं, जो कि सही बात है भाई। ये तो बहुत पुराना बना हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से बना था, अब इसमें चेंजेस आने चाहिए, जो कि ठीक बात है। ठीक है। तो G4 का मॉडल जो है अपनी इंडिया का, वो जो इंडिया की यूएन की एम्बेसडर है रुचिरा कंबोज, वो प्रेजेंट करती है इसको। और ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो मेंबरशिप है ना, पूरी जो पूरा यूएनएससी की मेंबरशिप है, इसमें क्या होता है, इसमें 5 तो परमानेंट है, P5 कहते हैं, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ये बोल रहे हैं कि भाई इसको पहले तो 15 से हो गए टोटल 15, इस 15 को इसको 25 करो। ठीक है, इसमें 6 परमानेंट मेंबर करो और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर करो। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है भाई, ये सब चीजें बोली गई। अब आप देखो, एक खुद ही बात सोचो। आपने देखा, मैंने बताया केयर फ्री ट्रिक से लर्न कर लेना। इस केयर फ्री में आप एक बात नोटिस करो, इसमें अफ्रीका की तो एक भी कंट्री नहीं है। अफ्रीका की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इसके अंदर, तो कि गलत है ना ये तो। अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रखे हैं। तो भाई इसके अंदर नए मेंबर्स में अफ्रीकन स्टेट लेके आओ, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप, सब स्टेट्स को यहाँ पे लेके आओ। तो इस तरीके से जो ये अंडर रिप्रेजेंटेशन और अनरिप्रेजेंटेशन है ना, कि अल्प रिप्रेजेंटेशन रखते हो, ये चीजें खत्म करो। बिल्कुल सही है यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गलत है, सही बात है ये वाली। वीटो को सही तरीके से लेके आओ। तो इसको सपोर्ट भी करते हैं क्या लोग? बिल्कुल करते हैं। फ्रांस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है निकोलस, वो इसके लिए राजी हैं कि G4 मॉडल में इन 4 कंट्रीज को शामिल किया जाए। यूएसए भी कहता है कि भाई हमारी 54 जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसको एक्सपैंड करके उसको, उनको चाहे परमानेंट या नॉन परमानेंट सीट्स में ऐड करवाओ। अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन दो। अफ्रीका को बहुत ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। अब आप रीड कर सकते हो, मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएनएससी को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो इसमें, ये जो है ना लीग ऑफ नेशंस, ये लीग ऑफ नेशंस को यहाँ पे लेके आओ।
ठीक है। अभी इसमें 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट रहते हैं, 2-2 साल के लिए आते हैं। फिक्स नहीं रहता कौन होंगे, वोटिंग होता है उस हिसाब से रहता है। इंडिया इसमें आ चुका है, कई बार हुआ है। और ये 5 परमानेंट वालों को वीटो पावर मिलती है, आपको पता है। इंडिया कह रहा है भाई हमें यहाँ पे नॉन परमानेंट सीट नहीं, हमें परमानेंट चाहिए। हम नॉन परमानेंट बहुत बार बन लिए, अब हमको वापस परमानेंट दो। अब हम ये चाहते हैं भाई, इसलिए तो G4 बनाया है। ठीक है, ग्लोबली सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा। इंडिया खुद यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आगे, यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो ये सब चीजें इंडिया यहाँ पे चाह रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही सही पहल है। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। अगर इंडिया की ये डिमांड चल रही है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। तो ये है यूएनएससी के बारे में, G4 के बारे में। ठीक है ना, आप रीड कर लो इस पूरे को। ये है आपका पूरा यूएनएससी का। आपको देखो भाई, जब भी आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यूएन पढ़ना काफी जरूरी है। यूएन का पूरा स्ट्रक्चर, आईसीजे, सेक्रेटरीट, ये सब कुछ पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सेकंड आर्टिकल देख लेते हैं। सेकंड आर्टिकल है यहाँ पर हमारा मीथेन एमिशंस, क्योंकि 2023 के मीथेन एमिशंस की रिपोर्ट आई है आईईए में, जिसमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन यूएसए ने यहाँ पर किए हैं। मीथेन एमिशंस जो यूएसए ने फ्यूल से किए हैं वो अब तक के सबसे हाईएस्ट 120 मिलियन टन्स तक पहुंच गए हैं। 120 मिलियन टन्स की जो मीथेन यहाँ पे आई है एटमॉस्फेयर में, उसमें से 80 जो है वो पूरे वर्ल्ड से निकल के जो आई है, उसमें से ये यूएस सबसे ज्यादा टॉप पे रहा है। उसके बाद रशिया रहा। तो वहां पर होती है ना ये बहुत सारी रिसर्च वर्क, इसलिए तो ना आईईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा चिंता बताई है कि भाई क्लाइमेट के जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं ऐसे अचीव नहीं होंगे। ये गोल्स प्रॉब्लम ही करेंगे। सैटेलाइट डेटा ने भी इसके ऊपर बताया है। मेजर फॉसिल फ्यूल्स हो रहा है, कजाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई थी उसका है। मीथेन इमिशंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे टेम्परेचर पर, पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज पर। मीथेन का काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जितना भी यहाँ पर टेम्परेचर हम कहते हैं ना राइस हो रहा है, उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले मीथेन का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज है, हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था ना जब हमारा पेरिस अग्रीमेंट हुआ था कि इस चीज को कंट्रोल में रखेंगे। 75% फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, 170 बिलियन की स्पेंडिंग करके इसको रोकेंगे। हमारी इनकम जो इससे जनरेट हो रही है उसको इस्तेमाल करेंगे, मीथेन एमिशंस को कट डाउन करेंगे। काफी सारी चीजें यहाँ पे सोची गई थी। तो पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम ऐसे ऐसे करने वाले प्लेजेस लिए गए थे। फिर COP28 हुआ था, तब भी ये चीज डिसाइड की गई थी कि हमें कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए ये सब चीजें करना है। रीड कर सकते हो आप, जैसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये सब चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसने रिलीज करी, आईए, इसमें टॉप कौन रहा है, यूएसए, सेकंड नंबर पे कौन रहा है, रशिया। ये जरूर पता होना चाहिए। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो ये तो आपको टॉपिक पूरा ऐसे ही याद करना है, पूरा का पूरा जो मैंने समझाया है उस वे में आप इसको पढ़िए और इसको याद करिए। तो अब आप ये सारे जो क्लाइमेटिक कंसर्न्स हैं उनको आप रीड कर सकते हो कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर यहाँ पर स्टेप्स लेने की बात जो है वो गवर्नमेंट ने करी है। पेरिस अग्रीमेंट हुआ, COP28 हुए, एनवायरनमेंट का टॉपिक आप जब भी पढ़ते हो, ये सारे स्टेप्स आपने जरूर पढ़े होंगे, सुने होंगे कि कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं ताकि इन कंसर्न्स को कुछ ना कुछ स्टॉप यहाँ पे किया जा सके। राइट, तो ये था हमारा सेकेंड आर्टिकल। बढ़ते हैं हम लोग हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए भाई, थर्ड आर्टिकल है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की तरफ से। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है खत्म होने वाला है, अभी खत्म होते फाइनेंशियल ईयर की तरफ में जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है उसको ऑक्शन किया गया है, और सरकार यहाँ पर ऑक्शन से 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे फायदे में लेने वाली है। बोरोइंग रेट्स के ऊपर बात की गई है। बोरोइंग रेट जो इंडियन स्टेट का है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है आज के टाइम पर। ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये सब बताए गए हैं। बॉन्ड की यील्ड्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड यील्ड्स पे डिस्कशन है। ठीक है, फाइनल ऑक्शनिंग है, फाइनल बोरोइंग के ऊपर कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट्स के ऊपर बात की गई है। ठीक है, ऑक्शंस के ऊपर बात की गई है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली बॉन्ड्स होते क्या हैं, वो होते हैं IOU, दैट मीन्स IOU ऋणी है तुम्हारा। दैट मीन्स यहाँ पर कि जो भी सरकार और कंपनी होती है उनको धन जुटाने के उद्देश्य से जारी करवाने वाले बॉन्ड्स होते हैं। आप किसी भी जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो
तो आप क्या होता है कि आप अनिवार्य रूप से जारीकर्ता को धन ऋण पे दे रहे हो, यू आर गिविंग सम मनी टू द इशूअर, राइट। एंड इशूअर आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ में इंटरेस्ट जो है वो इंटरवल के ऊपर आपको डिमांड देने की प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसे कूपन कहते हैं, ठीक है। उसमें पूरा तरीके से देखा जाता है। बॉन्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि AT1 बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड वो होता है जो कि एक ग्रीन फंड के लिए, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट के रूप में देखा जाता है, उसे कहते हैं। एक होता है GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, राइट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 91 डेज के लिए रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ट्रेजरी बिल्स एक होता है, डेटेड सिक्योरिटीज, ये अलग, ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें RBI सारी चीजों को देखता है, ठीक है। RBI जो है जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है, बाय करनी है, उनके ऊपर डिस्कशन करना, कौन सी सिक्योरिटी सेल करनी है, कौन सी बाय करनी है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, डिस्कशंस, और जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट नीडेड होते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कौन करता है, RBI जो है वो डिसाइड करके यहाँ पर फाइनलाइज करती है, ठीक है। तो RBI इज द बेसिक अथॉरिटी। यहाँ पर अगर स्टॉक की बात होती तो सेबी देख रही होती, इंश्योरेंस की बात होती तो IRDAI होती, लेकिन अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सेलिंग बाइंग के ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पर RBI देखती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, आप सभी लोग जानते हैं। पूरे 3 मंथ्स के गैप में मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। एंड उसी के बेस पे RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रेडी करती है, राइट। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी रेडी हो जाती है, इसमें मार्केट की ओवरऑल डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी रहेगी, हमारे पास FDI कितने दिन का बचा है, और पूरा गवर्नमेंट का लेखा जोखा, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ RBI ऑफ इंडिया। यू ऑल नो दिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारी चीजों को टैकल डाउन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी सीधा, जो भी अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इकोनॉमिक्स में ये सारी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से स्टडी करते ही हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं इसके अंदर। तो इन्फ्लेशन किस तरीके से है, अगर ग्लोबल ग्रोथ ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट में, तो बॉन्ड की ग्रोथ और यील्ड में सब में ही कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है भाई। सो इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन और इन सब कॉन्सेप्ट्स पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, वो वही हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, मार्केट पे सबके ऊपर ही कुछ ना कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट इस चीजों का पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ आर्टिकल है ई वेस्ट एस्केलेशन के ऊपर। एज यू ऑल नो कि आज के टाइम पे ई वेस्ट, Amazon, Flipkart, देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग ई वेस्ट, उसका मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है। ई मार्केट, ई वेस्ट एस्केलेट हो चुका है आज के टाइम पे, नंबर उस पे इंक्रीज हो चुका है, और ये 82 बिलियन केजीज और जो है 2030 तक पहुंच जाएगा, ऐसा UN की रिपोर्ट में लिखा गया है। UN ने इसके ऊपर बताया है कि ये सारी चीजें रहेंगी आगे आने वाले टाइम पे, ये चीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट, ई वेस्ट का। तो वही कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, ई वेस्ट जितना है उसका और ज्यादा ये इंक्रीमेंट में जाएगा, जितना भी ई वेस्ट हो चुका है, ठीक है। UN की जो रिपोर्ट आई है, तो अभी 20 मार्च को ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, उसमें इन सब डेटा और फैक्ट्स को यहाँ पे निकाला गया है। सो अपने को डेटा और फैक्ट्स याद रखने हैं फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में सीधा सीधा पूछा जाता है इन डेटा और फैक्ट्स के ऊपर। अब इसमें ये भी बोला है कि भाई ठीक है, वेस्ट ज्यादा है, पर वेस्ट का ये भी एक कारण है कि यहाँ पर रिसाइकलिंग जो है प्रोडक्ट्स की नहीं की जाती। जब रिसाइकलिंग बहुत कम होती है प्रोडक्ट्स की, तो गैप जो है वेस्ट का वो बढ़ता जाता है। उस गैप को रिड्यूस करने के लिए जो साइक्लिंग वेस्ट होता है, रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, वो करने की जरूरत है टाइम से। अगर वो साइक्लिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा तो वो चीज है। और अब 2010 में 34 बिलियन केजी था, अब ये बढ़ बढ़ के 62 हो गया, अभी 84 तक पहुंच जाएगा। तो ये वही है, कंजम्पशन बढ़ गई है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा आ गई है, लाइफ साइकिल्स बढ़ गई हैं, शॉर्ट प्रोडक्ट की डिमांड हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये चीजें हैं, ठीक है भाई। ये चीजें आप रीड कर सकते हो। 62 बिलियन केजी में से 13.8 बिलियन केजी को कलेक्ट किया गया, रिसाइकिल किया, बाकी सबको कुछ रिसाइकिल नहीं किया गया, रेसिडू पहुंच गया है। तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। प्लास्टिक्स है इसमें, मेटल्स है, ई वेस्ट है, मरकरी है, किसी में लेड है, किसी में कुछ है, तो वो डायरेक्टली हमारे पॉल्यूशन को इम्पैक्ट करता है। सबसे ज्यादा अगर ई वेस्ट कहीं से रिलीज हुआ, दैट इज यूरोप, और सबसे कम हुआ है वो है अफ्रीका, राइट। एशिया में इंडिया मैक्सिमम, वर्ल्ड का हाफ जो ई वेस्ट है वो एशिया, इंडिया से ही निकल के आता है।
इसमें जो है गवर्नमेंट ने 81 कंट्रीज ने इस पे ई वेस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर अलग से अपना प्रोविजंस बना दिया है। इंडिया जो है ई वेस्ट 3rd नंबर पे आता है और काफी ज्यादा बढ़ भी गए हैं। पहले के टाइम पे कंपैरिजन करेंगे तो ई वेस्ट का जो सर्ज है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से आता है, मेडिकल और इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा इस तरीके से निकल के आता है। ये जो बताया गया ई वेस्ट के डिस्पोजल मेथड्स आज भी इंडिया में प्रॉपर तरीके से लैंड फिलिंग करनी है, कैसे करना है, मेजर्स हैं, पर उसका अभी भी रूल्स जो है वो इन्फोर्सेबल में नहीं आए हैं। ई वेस्ट का डिस्पोजल मैनर तो है बट वो अभी भी प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि उस पर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर सके। राइट, तो ये थे हमारे 4 आर्टिकल्स। अगला आर्टिकल हमारा जो है नेक्स्ट आता है वो है एलिफेंट ट्रांसफर्स के ऊपर। राइट, गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट में अगर हम एलिफेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं या विद इन स्टेट ही एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक यहाँ पर वो बताया कैप्टिव एलिफेंट रूल्स के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। कभी भी एलिफेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफर करना है तो एनिमल की वेलबींग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। एक सर्कमस्टांस दिए जाएंगे, विशेष परिस्थितियों में ही सिर्फ उनका स्थानांतरित किया जाएगा। दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ओनली। लाइक अगर ओनर टेक केयर करने के लिए काबिल नहीं है और नया ओनर यहाँ पर बेटर प्रोवाइड कर रहा है उनको चीजें, तो उन्हीं केसेस में सिर्फ जो है वो ये सिग्निफिकेंटली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो होगा वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उनके ऊपर रखा जाएगा। ही शी और ही विल डिसाइड कि इसमें क्या चेंजेस लेके आनी है। वही इसमें पूरा एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेंगे। ठीक है भाई, एलिफेंट की हेल्थ एक वेटेरिनेरियन जो है वो चेक करेंगे। डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर करंट उनका हैबिटेट क्या है, उनमें क्या उनको चीजों की जरूरत है, उनका क्या सिनेरियो है पूरा, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं। वो सब कुछ उन्हीं पे, अल्टीमेटली सारा कुछ उन्हीं पे डिपेंड करेगा। इफ शी वांट्स टू अप्रूव तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। इंटरस्टेट ट्रांसफर भी सेम चीज रहेंगी। ट्रांसफर के प्रोटोकॉल्स हैं, एक साथ में महावत उनके रहेगा, एलिफेंट का असिस्टेंट रहेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिट है या नहीं वो डिसाइड किया जाएगा। प्रॉपरली फीडिंग दी जाएगी, पहले उसको भोजन कराया जाएगा, पेयजल दिया जाएगा, नेसेसरी अरेंजमेंट कराए जाएंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव आइटम्स दिए जाएंगे, जो कि अभी कैप्टिव एलिफेंट हाथी का पूरा जो है सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो पूरा। ये रिसेंटली एक डेटा जो है वो रिलीज किया गया है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्रोसीजर जो है वो पूरा एक्सप्लेन हमको किया गया कि हाउ दैट शुड बी डन, पूरा प्रोसेस उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें, कैसे एलिफेंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एलिफेंट जो है वो प्रोवाइड करता है कि हमें फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टैब्लिश करना है, हंटिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो गया, उसको कंजर्व करके रखना है, जूस का मैनेजमेंट है। तो भाई यही है कि प्रॉपर तरीके से एलिफेंट्स के ऊपर था। ठीक है, WPA जो एक्ट है ये सबको बैन करता है। WPA ये जो है पूरा ही कैप्टिव एलिफेंट्स हो गए, इन सबका होगा, सबको बैन यहाँ पे करता है। हमारी जो पूरे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी इसके ऊपर बात करती है, एनिमल्स जो है उनके ओनरशिप के ऊपर। राइट, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अफ्रीकन क्लब के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हम बाकी सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं ऐसे ही एक अफ्रीकन क्लब आता है। अफ्रीकन क्लब क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है, अभी इनका रिसेंटली यहाँ पर डिसाइड किया गया है और इसके अंदर अफ्रीका का फाइनेंशियल सिस्टम डिसाइड किया जाएगा कि अफ्रीका का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा रहने वाला है। अभी एडिस अबाबा इथोपिया में सबमिट हुआ, ठीक है, करेक्ट है। उसी में अफ्रीका क्लब को स्टार्ट किया है जो कि अफ्रीका के मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहां पर उनका एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रहेगा जो कि SDG को ध्यान में रखते हुए होगा। अफ्रीकन यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग। अफ्रीकन यूनियन में तो 55 कंट्रीज हैं, वो सेपरेट है। ये एक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा जो कि क्लाइमेट, फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंटल नीड्स, हाई क्वालिटी फाइनेंस, डेवलपमेंटल एफर्ट्स, डेट क्राइसिस सबके ऊपर चेक रखता है। इसके अंदर अफ्रीका के जितने भी बैंक है, जैसे कि अफ्रीका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्सिम करके बोलते हैं उसको, AE, अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, AEXIM, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका का फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, अफ्रीका का री इंश्योरेंस कोऑपरेशन, सबको इंक्लूड करके एक सिंगल बना दिया गया, दैट इज अफ्रीकन क्लब। अभी रिसेंटली एडिस अबाबा इथोपिया जो है वो कैपिटल है उसकी, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, वहां पे अफ्रीकन क्लब को बनाने का डिसाइड किया गया।
ठीक है। ऑलरेडी ऐसा नहीं कि उसमें कोई बैंक चल नहीं रहा था, ऑलरेडी एग्जिम बैंक चल रहा था, अफ्रीकन फाइनेंस कोऑपरेशन, री इंश्योरेंस कोऑपरेशन, काफी सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसको प्रॉपरली डिसाइड किया गया है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी एडिस अबाबा इथोपिया में लोकेटेड है, ताकि हाई क्वालिटी फाइनेंस सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एक और फंड जो कि WEIDE फंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, ये फंड क्या चीज है? विमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। डिजिटल इकोनॉमी फंड में महिला निर्यातकों के बारे में है। एग्जैक्टली सिर्फ ये फीमेल से जुड़ा हुआ है। WTO ने स्टार्ट किया है इसको, WTO और ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इन्होंने मिलकर वुमेन एक्सपोर्टर्स जो डिजिटल इकोनॉमी में है उनके लिए इसकी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली अबू धाबी UAE में, जिसमें विमेन का जो बिजनेस है, विमेन लेड है, मतलब कि उसमें जो पूरा बिजनेस चल रहा है उसमें फीमेल उसको चला रही है। तो विमेन लेड बिजनेस और विमेन एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, वो यहाँ पर उनको उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ानी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर है। UAE इसका फर्स्ट ओनर रहा है। UAE ने इसके अंदर 10 मिलियन तो नहीं दिए, 5 मिलियन दिए। इस वाले जो ऑप्शन में जो मिस्टेक है वो यही है, USD 10 मिलियन नहीं है, 5 मिलियन का दिया है। इस पूरे फंड में सबसे पहले जो डोनर रहे हैं वो UAE रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टार्ट किया गया है 50 मिलियन के कॉन्सेप्ट से, जिसमें से 5 मिलियन UAE ने जो है वो डोनेट कर दिया है, जो कि विमेन लेड बिजनेस, विमेन एंटरप्रेन्योर, डेवलपिंग इकोनॉमिक, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस, सबके लिए इसको स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली राइट, ओके, एंड वेयर एज द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एज आई टोल्ड यू, UAE has allocated 5 million not 10 million dollars। ठीक है, तो WEIDE फंड जो है, ये फंड विमेन एक्सपोर्टर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, या आप कह लीजिए इसका नाम है शी ट्रेड्स समिट। तो शी ट्रेड समिट का मतलब है कि प्रॉपरली इस पूरे में जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो 60+ कंट्रीज से आएंगे, सॉल्यूशंस, डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग भी ग्रीन रहेगी, एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हुए। इसमें मास्टर क्लासेस रहेंगी एक्सपर्ट्स की, और जो UAE में कॉन्फ्रेंस हुई है उसी के साथ मिलके विमेन के बिजनेसेस, विमेन के एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग भी हैं आज के टाइम पे, और वो अभी अपनी डिजिटल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही हैं, वो ही इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस UAE आबू धाबी में हुई थी, राइट। आबू धाबी UAE की कैपिटल है। बहुतों को कंफ्यूजन होती है कि UAE की कैपिटल दुबई है, क्योंकि वो वहां की फेमस सिटी, लार्जेस्ट सिटी है, बट ऐसा नहीं है। कैपिटल उसकी आबू धाबी है। वहीं पर ही विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक फंड लॉन्च किया है, और उस फंड में हर कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन करेगी। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किसने किया है? UAE ने, ठीक है। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सारा स्टार्ट किया, तो विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाएगा। सो ये थे हमारे आज के कंप्लीट आर्टिकल्स। इसको कंप्लीट कीजिएगा, रीसेंट न्यूज है, और बाकी यही इंपॉर्टेंट इसमें से फैक्ट्स हैं, इसको लर्न करना। बाकी आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करें। जय हिंद।